हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस एनसीईआरटी सीरीज, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सो इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखो सब कोई। सो यहाँ पे अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स अपने को दिए हुए हैं। इन फिगर्स को देख करके अपने को प्रिडिक्ट करना है कि इन कॉइल्स में किस तरीके से करंट जो है वो फ्लो होने वाला है। सो बेसिकली जो ये जो क्वेश्चन है ये लेंज लॉ के ऊपर है। ठीक है, अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि वो डायरेक्शन जो है किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहला पार्ट देखो। पहले पार्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि एक मैग्नेट जो है जिसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, इसको इधर की तरफ लाया जा रहा है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट करना है कि इस कॉइल में किस तरीके से करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे करंट प्रेडिक्ट करने से पहले या फिर अपने को इंडक्शन देखने से पहले सबसे पहले लेंज लॉ के बारे में पता होना चाहिए। लेंज लॉ अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और ये डायरेक्शन फाइंड आउट जो है हम लोग फैराडे लॉ के बेसिस पे करते हैं। फैराडे लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है या फिर एक ईएमएफ भी इंड्यूस होता है जो इस चेंज को इग्नोर करता है या फिर होने नहीं देता है। ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश करता है, इसका मतलब यह है कि वो इस चेंज को होने देना नहीं चाहता है। सो जब भी करंट का इंडक्शन होगा या ईएमएफ का इंडक्शन होगा तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को वो होने ना दे। ऑलराइट, सो अगर मैं इस मैग्नेट को अंदर की तरफ ला रहा हूं, ठीक है, तो इसका जो इसका जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा सच दैट जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो चेंज नहीं करने देगा इसको। तो शॉर्ट ट्रिक से देखो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको जान सकते हैं कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर यहाँ पे साउथ की एंट्री हो रही है, ठीक है, साउथ साइड की एंट्री हो रही है, तो इस कॉइल में साउथ बना दो। साउथ बनाने का मतलब यह है कि अगर करंट जो है इस एरो के लाइन में चलेगा, मतलब ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये साउथ और ये साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो भी फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा था, अब वो चेंज में एक रिपल्सन लेके आएगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जैसा तुम लोग जानते हो, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां पे साउथ बनेगा या फिर करंट का जो फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो जो भी फ्लक्स का चेंज आ रहा है इंडक्शन उस चेंज को कैंसल आउट करने की कोशिश में लग जाएगा। ठीक है, सो यहां पे करंट जो है इस तरीके से ऐसे फ्लो होगा, तो ऐसे फ्लो होगा तो इसका मतलब यह है कि करंट जो है क्यू आर पी होते हुए फिर इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो होगा। थोड़ा सा यहां पे डायरेक्शन तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। कॉइल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होते होते यहां से निकलेगा, इस लूप में जाएगा, ऊपर वाले लूप में। सो क्यू आर पी होते हुए फिर से यहां पे आएगा और इस तरीके से करंट का डायरेक्शन यहां पे दिखेगा। सो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो होगा क्यू आर पी। इस सेंस में करंट का यहां पे इंडक्शन होगा। दूसरे सेंस में भी बिल्कुल वैसा ही है। साउथ जो है इसके नजदीक आ रहा है तो यहां पे भी साउथ बनेगा। साउथ और साउथ जो होगा यहां पे रिपेल करेगा, तो जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो फ्लक्स में चेंज इसको लाने नहीं देगा। तो साउथ में अगर यहां पे करंट फ्लो हो रहा है तो ये इधर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहां पे भी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो रहा है तो जब ये नीचे कॉइल में उतरेगा, दूसरे पार्ट में जब ये उतरेगा तो यहां पे देखो यहां से निकलेगा और इधर की तरफ जाएगा, फिर यहां से ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दूसरे पार्ट का जो आंसर होगा इस कॉइल के लिए वो होगा पी आर क्यू पी। ठीक है, डायरेक्शन यहां पे देखो, यहां से ऐसे करंट गया, फिर यहां से ऐसे लपेटा हुआ, फिर यहां से नीचे उतरा और फिर इस तरीके से इंडक्शन चलता रहेगा। और इस वाले लूप में अगर हम देखें तो यहां पे देखो नॉर्थ जो है दूर जा रहा है,
नॉर्थ दूर जा रहा है तो फिर से फ्लक्स में यहां पे चेंज आएगा। तो नॉर्थ अगर दूर जा रहा है तो इस पोर्शन में साउथ बनेगा, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये मैग्नेट जो है दूर जा रहा है तो यहां पे ऐसा इंडक्शन होगा जिससे कि वो मैग्नेट दूर ना जाए। ठीक है, मैग्नेट पास आ रहा है तो पास भी ना आए, मैग्नेट दूर जा रहा है तो दूर भी ना जाए, क्योंकि अगर वो पास आ रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फैराडे लॉ यही एक्सप्लेन करता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो यहां पे साउथ बन रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ बनेगा मतलब यहां पे जो करंट है इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होगा। सो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर यहां पे फ्लो हो रहा है, अगर इस टाइप से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहां पे देख सकते हो कि यहां से करंट ऐसे निकलेगा, फिर यहां से इस तरीके से ऐसे लूप में एंटर करेगा। तो इसका जो सेकेंड पार्ट का आंसर है वो है वाई जेड एक्स। यहां से देखो ऐसे ऐसे निकलेगा, यहां पे ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से जब इस लूप में आएगा तो वाई से एंट्री होगा, वाई जेड एक्स होते हुए फिर यहां पे ऐसे इस लूप में कंटिन्यू करेगा। सो ये बी पार्ट का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करंट का इंडक्शन देख सकते हो। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि है सी और डी पार्ट। अब सी पार्ट को देखो, सी पार्ट में क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट कॉइल है, लेफ्ट कॉइल में की को टैप किया जा रहा है, मतलब बंद किया जा रहा है। तो अगर इसमें बंद होगा तो करंट का डायरेक्शन देखो यहां पे एरो से बना रखा है, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसमें अपने को इंडक्शन देखना है कि इसमें इंडक्शन किस तरीके से होगा। तो अगर करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके एक्सिस पे इस डायरेक्शन में होगा, जो कि राइट हैंड रूल से देंगे अपन। देखो राइट हैंड रूल लगाने के लिए कॉइल्स में ये जो उंगलियां हैं करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, तो जो अंगूठा आएगा वो अंगूठा तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो यहां पे अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, मींस इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो यहां पे ऐसा इंडक्शन होगा जो इस डायरेक्शन के फ्लक्स को कम करना चाहेगा या बढ़ने देना नहीं चाहेगा। तो इस वजह से करंट इसमें इधर की तरफ फ्लो होगा, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आए और इस मैग्नेटिक फील्ड या इस फ्लक्स को वो कैंसल आउट कर सके। तो इस डायरेक्शन में यहां पे करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि सी पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। वैसे डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि रियोस्टेट चेंज किया जा रहा है। रियोस्टेट जो है देखो आगे के डायरेक्शन में एरो है, मींस रेजिस्टेंस बढ़ाया जा रहा है। सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो करंट रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा। ठीक है, सो अभी जो करंट है वो यहां पे ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस वाले में इस डायरेक्शन में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सिस पे इस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड रूल से। यहां पे देखो ऐसे निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो इसमें इंडक्शन ऐसे होगा जिससे कि इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड कम ना हो। सो इंडक्शन ऐसा होना चाहिए कि कम ना हो। कम ना होने का मतलब यह है कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड जो है इसी लाइन पे आना चाहिए, इसी लाइन पे आना चाहिए। इसका मतलब यहां पे इसका इंडक्शन होना चाहिए सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सो यहां पे जो तुम्हारा इंडक्शन होगा करंट का वो वाई जेड एक्स की तरफ होगा, और यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज इंडक्शन होगा। ठीक है, सो इस सेंस में इसका इंडक्शन होगा ताकि ये कम ना हो। तो ये तुम्हारे डी पार्ट का है जिसमें कि करंट तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगले पार्ट पे आते हैं। इसी का ई और एफ पार्ट है। सो ई पार्ट को देखो सबसे पहले। ई पार्ट में क्या किया जा रहा है, टैप को उठाया जा रहा है, टैप को उठाया जा रहा है। सबसे पहले करंट था इसमें, अब टैप को उठाया जा रहा है। तो जब ये टैप बंद था तो करंट किस डायरेक्शन में था, देखो यहां पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो यहां से ऐसे, यहां से
इस डायरेक्शन में आ रहा था। सो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट हैंड रूल से इधर है, इधर है, ठीक है। तो जैसे ही तुम उठाओगे तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसी डायरेक्शन का फ्लक्स कम होगा। तो इसमें इंडक्शन ऐसे होगा सच दैट ये जो फ्लक्स कम हो रहा है ये कम होना नहीं चाहिए। तो करंट इसमें किधर इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में ही आएगा, ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर सके। जो कम हो रहा है फ्लक्स या जो कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो कम ना हो। सो इस डायरेक्शन में यहां पे करंट का इंडक्शन होगा। सो इस डायरेक्शन में करंट का इंडक्शन होगा मतलब यहां पे करंट फ्लो होगा, यहां पे करंट फ्लो होगा। सो यहां से जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा ई पार्ट का एक्स आर वाई। एक्स और वाई सेंस में यहां पे करंट फ्लो होना चाहिए इस ताकि यहां पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फ्लक्स चेंज हो ना सके। लास्ट एफ पार्ट, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इस वायर की वजह से जो इस रिंग है या ये जो सर्कुलर वायर है इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं कि किधर है। सबसे पहले तो राइट हैंड रूल से अंगूठा करो इधर, उंगलियां फेरो आगे और 90 डिग्री पे करो। तो 90 डिग्री पे करोगे तो ये इसके टेंजेंशियल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका टेंजेंशियल है और एरिया वेक्टर तो यहां पे है तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वायर की वजह से इस लूप पे कोई भी फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स इज जीरो। तो जब फ्लक्स ही जीरो है तो उसमें चेंज ही नहीं होगा कभी, तो यहां पे कभी भी चेंज नहीं होगा। सो यहां पे करंट बढ़ाओ चाहे घटाओ इसमें कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, कहीं पे भी किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। सो ये फैराडे लॉ और लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। इस तरीके से तुम डायरेक्शन यहां पे निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पे है। लेंज लॉ से हम डायरेक्शन देखेंगे और फैराडे लॉ को लगाएंगे। फैराडे लॉ बेसिकली अपने को वही सेम चीज एक्सप्लेन करता है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में तुमको बताया था। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। तो यहां पे दो फिगर्स हैं। सबसे पहला फिगर देखो, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। ये एक इरेगुलर शेप है और ये थोड़ी देर के बाद यहां से सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है और ये जो इरेगुलर शेप है अगर सर्कल में कन्वर्ट हो गया तो क्या इसका फ्लक्स अंदर के डायरेक्शन में बढ़ा? बताओ, अंदर के डायरेक्शन में बढ़ा फ्लक्स, तो करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए जिससे कि अंदर के डायरेक्शन में फ्लक्स ना बढ़े। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का वो बाहर की तरफ आना चाहिए। बाहर की तरफ मतलब करंट इसमें इधर की तरफ इंड्यूस होना चाहिए। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट इज इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो बीसीएडी डायरेक्शन में, सॉरी सीबीएडी डायरेक्शन में, सीबीएडी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे करंट का इंडक्शन होना चाहिए। वैसे ही दूसरा पार्ट देखो, बी पार्ट। बी पार्ट में बोला जा रहा है कि सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो वायर। ये एक सर्कुलर लूप है और इसको एक वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब एरिया कम हो रहा है यहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में। डॉट का मतलब बाहर होता है और क्रॉस का मतलब अंदर होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और सर्कुलर लूप को इस वायर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब बाहर के डायरेक्शन में फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, बाहर के डायरेक्शन में फ्लक्स घट रहा है। तो बाहर के डायरेक्शन में अगर फ्लक्स घटेगा तो इंडक्शन ऐसे होना चाहिए जो इस बाहर के घटाव को मतलब बढ़ा सके, कम ना होने दे। तो इस वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ ही रहना चाहिए। मतलब यहां पे भी करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो यहां पे भी आंसर दे सकते हैं सीबीएडी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है ये दोनों पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। So a long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis.
ठीक है, एक सोलोनॉइड है और सोलोनॉइड के अंदर एक छोटा सा एरिया जो है इसको प्लेस किया जा रहा है और सच दैट इट्स एक्सिस इज इनसाइड द सोलोनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो नॉर्मल उसके एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन में इसको प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर मान लो सोलोनॉइड ऐसा है तो ये जो लूप है इसका एक्सिस यहां पे है, इस लूप को यहां पे रखा जा रहा है, प्लेस नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, मींस इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों ओवरलैप करेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलोनॉइड चेंजेस स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, यहां से यहां चेंज हो रहा है 0.1 सेकेंड में, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अपने को निकालनी है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इसका मैग्नीट्यूड ये होता है डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो डी फाई बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फ्लक्स जो होता है वो बी ए होता है, बी डॉट ए। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलोनॉइड का वो इस एक्सिस पे ही है और एरिया जो है इसका, इस कॉइल का एरिया इसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, मतलब यहां पे ही है। सो दोनों एक ही डायरेक्शन में, मींस थीटा दोनों के बीच का 0 के बराबर है। सो इस वजह से बी डॉट ए को अपन सिंपली बी ए लिख सकते हैं। सो डी बाई डी टी ऑफ बी ए। सो बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू ड्यू टू सोलोनॉइड है, सो इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी टी ऑफ म्यू एन आई, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। लॉन्ग सोलोनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, वेर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो यहां पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इन सबको बाहर ले लो इस डिफरेंशियल से। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन ए डी आई बाई डी टी। सो अपने को बोला जा रहा है कि करंट जो है 2 से 4 एम्पियर में जा रहा है 0.1 सेकेंड में। तो डी आई बाई डी टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं अब। तो वैल्यूज अगर पुट करें तो म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। स्मॉल एन की वैल्यू 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो 15 बाई 1/100 एसआई यूनिट्स में। आई की वैल्यू, सॉरी ये ए है, ठीक है। सो ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको एसआई यूनिट में रखे तो 2/100 इंटू 100 रख सकते हैं, इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। डेल्टा आई जो है 4 - 2 दैट इज 2 बाई टाइम दैट इज 0.1। तो इसका जो आंसर होगा तुमको 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट्स के बराबर मिलेगा। पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना, यहां से तुमको इतना ईएमएफ का वोल्टेज तुमको मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है रेक्टेंगुलर वायर लूप of side 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इस लूप को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। नॉर्मल टू द लूप में कहीं पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द, पहला पार्ट लॉन्गर साइड, दूसरा पार्ट शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। सो देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यहां पे एक लूप है और एक छोटा सा कट है यहां पे, ठीक है, और इसका जो लेंथ है ये है 8 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। नॉर्मल के डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो कहीं पे भी एक डायरेक्शन ले लो, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। अपने को यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मान लेते हैं अपन कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले पार्ट में बोला जा रहा है कि वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड मतलब यहां पे वेलोसिटी है, इसको इस रीजन से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड। सो ईएमएफ निकालने के लिए
यहां पे तुम क्या कर सकते हो, यहां पे तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना पड़ेगा ईएमएफ निकालने के लिए। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। सो डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे डीएक्स विड्थ का। ये डीएक्स विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो इस छोटे से एलिमेंट में जो फ्लक्स का चेंज आएगा उसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया, इसका एरिया जो कि होगा इसका लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 8 इंटू डीएक्स। और ऐसा यूनिट में रखने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं। सो बी कांस्टेंट है, 8/100 कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो। सो बी इंटू 8/100 इंटू डीएक्स बाई डी टी। अब जिस रेट से ये एरिया या ये जो dx है ये आगे बढ़ रहा है वो इस वेलोसिटी के बराबर है। ये जितना तेजी से आगे बढ़ेगा उतना ही तेजी से ये भी ऊपर जाएगा। सो dx बाई डी टी इक्वल टू वी हम रख सकते हैं। सो dx बाई डी टी इक्वल टू वी रख सकते हैं। v की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है और b की वैल्यू जो है 0.3 टेस्ला दे रखा है। दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। सो b की वैल्यू हो जाएगी 0.3 बाई 8 इंटू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट में रखे तो इसको लिखा जा सकता है 1/100। इसको डॉट हटाओ, ये 10 हो जाएगा नीचे। सो ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट्स। सो अगर इस लूप को लॉन्गर साइड के नॉर्मल डायरेक्शन से खींच के बाहर निकाला जा रहा है तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा कट पर, वो कट पर इतना ईएमएफ डेवलप होगा। अब दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको बाहर निकालने में, कितना देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। देखो यहां पे उतना ही देर तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा जब तक ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो फ्लक्स भी खत्म हो गया, फ्लक्स इज जीरो नाउ। इस वजह से जब तक ये लूप बाहर नहीं निकल जाता तब तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। तो अगर इसको बाहर निकलना है तो इसका मतलब ये कि इसको 2 सेंटीमीटर पूरा बाहर निकलना होगा। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसको 2 सेंटीमीटर बाहर निकलना है तो कितना टाइम लगेगा? इसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 सेकंड के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, 2 सेंटीमीटर निकलना है। सो 2/1 दैट इज 2 सेकेंड्स। ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि इफ वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, मतलब लूप फिर से ये बना लो, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में लगा हुआ है और इसको खींच के निकाला जा रहा है V से, शॉर्टर साइड के नॉर्मल डायरेक्शन में खींच के निकाला जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी निकालने के लिए फिर से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लो dx विड्थ का। सो ईएमएफ जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहां पे फिर से होगा। सो इसको लिखा जा सकता है d बाई डी टी ऑफ b इंटू लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 2/100 इंटू dx। सो ये हो जाएगा b की वैल्यू जो कि 0.3 इंटू 2/100 इंटू dx बाई डी टी, दैट इज 2/1/100। सो इसको हटा दो, ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ये 6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट हो जाएगा। सो अगर इस साइड से निकालोगे तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो इतना होगा। अब कितने देर तक इंड्यूस होता रहेगा ईएमएफ? जितने देर तक ये लूप बाहर नहीं निकल जाता। बाहर निकलने के लिए इसको 8 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, इधर 8 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो जो टाइम लगेगा यहां पे वो टाइम होगा 8 सेकंड के बराबर। 8 सेकंड में लूप बाहर निकल जाएगा, तब तक ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होता रहेगा। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते। सो यहां पे देखो एक रॉड है जिसको घुमाया जा रहा है सर्कल में। तो सर्कल में घुमाया जा रहा है अपने सेंटर के अबाउट। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट यहां पे इसको ऐसे सर्कल में घुमाया जा रहा है और दूसरा एंड जो है वो एक मेटलिक रिंग के कांटेक्ट में भी है। मतलब ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ये खुद एक रिंग भी है। सो रॉड का दूसरा हिस्सा हमेशा इस रिंग के कांटेक्ट में है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है जिसका वैल्यू जो है 0.5 टेस्ला है
और ये पैरेलल टू द एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सिस है रॉड का, उसी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है, जिसका वैल्यू 0.5 टेस्ला के बराबर है। ठीक है, सो ईएमएफ इन दोनों के बीच में निकालना है। ईएमएफ निकालने के लिए डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर। सो ये हो जाएगा हाफ 0.5 इंटू 400 इंटू एल स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। सो ये डॉट को हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 0 कटा, ये 20 हो गया। सो 20 इंटू 5 दैट इज 100 वोल्ट्स। सो जो ईएमएफ डेवलप होगा यहां पे सेंटर और रिंग के बीच में, वो 100 वोल्ट्स के बराबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। A circular coil of radius 8 centimeter and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of 3 into 10 raised to power minus 2 Tesla. Obtain the maximum and average EMF induced in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of current in the coil. Calculate the average power. 3-4 पार्ट्स अपने को यहां पे पूछा जा रहा है। सो देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर लूप है और उसको वर्टिकल डायमीटर के अबाउट घुमाया जा रहा है। वर्टिकल डायमीटर बोले तो जैसे मान लो ये वैसे रेक्टेंगल है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सर्कुलर है, तो जो वर्टिकल डायमीटर है वो ये वाला लाइन होगा। तो इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, इस टाइप से घुमाया जा रहा है। वर्टिकल डायमीटर के अबाउट इस सर्कल को ऐसे घुमाया जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस लाइन पे है मैग्नेटिक फील्ड, और इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। सो जो ईएमएफ यहां पे डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड अपन दे सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए। बी और ए के बीच में लगातार एंगल बदल रहा है। फिर से देखो, सर्कल है, इस डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाया जा रहा है। तो अभी एरिया वेक्टर यहां पे है और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है। इसको जैसे ही हल्का सा घुमाया तुमने, तो एरिया वेक्टर इधर चला गया और मैग्नेटिक फील्ड यहां है, एंगल बदल गया ना। तो यहां पे जो ईएमएफ डेवलप होगा वो एंगल के बदलने की वजह से डेवलप होगा। एंगल बदलेगा, उसके बदलने की वजह से डेवलप होगा। सो इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। थीटा यहां पे चेंज हो रहा है, बी और ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। इसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ देख रहे हैं अपन, इसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ देख रहे हैं अपन। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन वैसे होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। माइनस साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड देखना है अपने को, इग्नोर कर सकते हैं इधर। सो इसको आगे लिखा जा सकता है बी ए, और डी थीटा बाई डी टी को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू साइन थीटा। सो जनरल ईएमएफ जो यहां पे डेवलप होगा उसका एक्सप्रेशन बी ए ओमेगा साइन थीटा के बराबर होगा। तो अभी क्या पूछा जा रहा है, ऑब्टेन द मैक्सिमम ईएमएफ। सबसे पहले तो ईएमएफ जो मैक्सिमम होगा वो तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है। जब मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जब होती है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि 1 के बराबर होती है। सो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा बी ए ओमेगा। सो वैल्यूज पुट कर दो, बी की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। एरिया जो है 8 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स भी यहां पे दिए हुए हैं। सो टोटल एरिया जो होगा वो हो जाएगा 20 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 8 बाई 100 इंटू 100। सो बी ए दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एक सर्कल का रेडियस इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहां पे दे रखी है अपने को 15 रेडियन पर सेकेंड, तो इंटू 50। सो वैल्यूज यहां पे पुट करो सबको। सो वैल्यूज यहां पे पुट करोगे तो यहां पे आंसर मिलेगा तुमको 0.603 वोल्ट्स। इतना मैक्सिमम ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा। दूसरा पूछा जा रहा है कि एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा एक साइकिल में। एवरेज ईएमएफ के लिए यहां पे देखो साइन थीटा का एवरेज निकालना पड़ेगा तुम्हें। बी ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, थीटा इज ओनली चेंजिंग। सो साइन थीटा का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर होता है तो एवरेज ईएमएफ इन वन साइकिल 0 से 2 पाई के बीच में आंसर 0 के बराबर हो जाएगा। साइन
का एवरेज या कॉस का एवरेज एक साइकिल में 0 के बराबर होता है, ये तुम याद रख सकते हो। सो ईएमएफ की वैल्यू यहां पे 0 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद पूछा जा रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 10 ओम देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ मैक्स बाय रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। ईएमएफ मैक्स अपन निकाला था 603 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0603 एम्पियर। सो मैक्सिमम करंट इन द लूप इज दिस मच। लास्ट पार्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। सो एवरेज पावर लॉस जो है हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाफ ईएमएफ मैक्स इंटू आई मैक्स से। सो ईएमएफ मैक्स अपन निकाल चुके हैं, आई मैक्स अपन निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करो। वैल्यू जब पुट करोगे तो यहां पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.18 वाट के बराबर। इतना वाट का यहां पे नुकसान होगा, इतना पावर का लॉस होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, ये पावर आ कहां से रहा है, ये जो लॉस भी हो रहा है तो ये लॉस जो है कहां से मिल रहा है इसको। अगर लॉस होते रहेगा तो फिर तो ये जो सर्कल में ये जैसे ये रोटेट हो रहा है इसका रोटेशन तो खत्म हो जाना चाहिए कुछ टाइम के बाद। तो देखो यहां पे आंसर ये है इसका कि अगर ये रोटेट हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से। जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो इस रोटेशन को अपोज करेगा, अपोज करेगा ड्यू टू फैराडेज लॉ। जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो इंडक्शन उसको होने नहीं देना चाहेगा, इस वजह से जो भी करंट इसमें इंड्यूस होगा वो इंडक्शन इस रोटेशन को अपोज करेगा। एक टाइप से एक टॉर्क ऐसा क्रिएट करेगा वो जिससे कि ये जो है घूमना बंद कर दे अपोजिट सेंस में। मतलब अगर वो क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूम रहा है, अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है तो इंडक्शन ऐसा होगा जिसका टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसको घुमाने की कोशिश में लग जाएगा। सो इस सेंस को इग्नोर करने के लिए या इस सेंस को खत्म करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी यहां पे। अगर तुमने सर्कल को या लूप को एक बार घुमा के छोड़ा, ठीक है, तो ये जो ऑपोजिशन मिल रहा है इंडक्शन की वजह से ये इसको थोड़ी देर के बाद रोक देगा। तो अगर इस सर्कल को लगातार घूमते रहना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो इस इंडक्शन से ऑपोजिशन जो मिल रहा है उस ऑपोजिशन को ये खत्म कर सके। सो इसका आंसर इतना है, इतना लिख सकते हो तुम कि एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैंसल आउट the effect of opposition of induced current on motion of the loop। यहीं से आ रहा है इसका सप्लाई, पावर लॉस जो इसको मिल रहा है वो इस बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कवर हो जा रहा है। सो ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो किया गया क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक वायर है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है ये, ठीक है, और ये नीचे फॉल हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है जो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब यहां पे है, यहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इसके राइट एंगल पे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, सारी वैल्यू यहां पे दे रखी है। सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये मोशनल ईएमएफ है बेसिकली। सो मोशनल ईएमएफ है तो इस वजह से जो ईएमएफ की वैल्यू यहां पे आएगी वो आएगी BLV के बराबर। सारे जो हैं वो 90 डिग्रीज पे हैं, डायरेक्टली BLV लिख सकते हो फॉर्मूला। सो वैल्यूज को यहां पे पुट करो। B की वैल्यू जो है वो 0.3 इंटू 10⁻⁴ है, L की वैल्यू 10 है और V की वैल्यू 5 है। सो ये वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट्स।
दूसरा पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ के लिए सबसे पहले फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन पे किधर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्शन तुमको बताएगा कि ईएमएफ जो है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो अगर ये वेलोसिटी नीचे है इस रॉड का, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का भी वेलोसिटी नीचे ही होगा। सो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो हम निकाल सकते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी से। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो Q इंटू वी क्रॉस बी से निकाला जा सकता है। सो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। वी के डायरेक्शन में अंगूठा करो, बी के डायरेक्शन में उंगलियां फेरो और इसको 90 डिग्री को घुमाओ। तो देखो यहाँ पे ये नीचे है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको 90 डिग्री कल करोगे तो वायर के लाइन पे आ जाएगा। सो वायर के लाइन पे आ जाएगा V क्रॉस B। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, देयरफॉर फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फोर्स जो होगा वो इधर के डायरेक्शन में होगा। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ आके जमा हो जाएंगे। सो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है, मतलब ईएमएफ का जो निगेटिव वाला साइड है वो इधर की तरफ है, मतलब बैटरी बनेगा कुछ इस तरीके से। इधर वाला साइड नेगेटिव होगा, इधर वाला साइड पॉजिटिव होगा। सो ईएमएफ इज गेटिंग इंड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट इसका आंसर होगा, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, सो ईस्टर्न साइड इज ऑन द हायर पोटेंशियल। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सर्किट। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है L di/dt मैग्नीट्यूड में, तो इसको लिखा जा सकता है L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। सो ईएमएफ की वैल्यू जो है वो 200 है, L की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा I की वैल्यू 5 माइनस 0 बाई 0.1 है। 0.1 को इधर ले आओ और 5 को नीचे ले आओ। सो L की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 0.1 बाई 5। इस डॉट को हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा, ये और ये कट गया। सो ये और ये कटने के बाद 4 हेनरी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो सेल्फ इंड्यूस्ड वैल्यू या सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 4 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 देखो, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो दो कॉइल्स हैं और इंडक्शन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू जो है वो 1.5 एम्पियर के हेनरी के बराबर है। If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change in flux linkage with the other coil? So यहाँ पे EMF का जो एक्सप्रेशन है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी वैल्यू है M di/dt और फ्लक्स एनीवे d∅dt के बराबर है, चेंज इन फ्लक्स के ही बराबर है अल्टीमेटली। सो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला ये है और इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। इसको इससे रिलेट करोगे तो dt और dt कट गया। सो M इंटू डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा फाई। सो डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी M इंटू डेल्टा I। M इज 1.5 एंड डेल्टा I इज 20 माइनस 0। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी 30 वीबर के बराबर। यहाँ पे टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्टली तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन पढ़िए। A jet plane is traveling towards west with a speed of 1800 km per hour. What is the voltage difference developed between the ends of the wing? तो सबसे पहले 1800 किलोमीटर पर आवर को इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो इसको लिखा जा सकता है 1800 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड के बराबर। 18 और ये कट जाएगा तो ये 500 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब ये अपने को सो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पे, जो कि बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला विथ एंगल ऑफ डीप 30 डिग्री।
नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30 डिग्री है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, ये अर्थ मैग्नेटिज्म की वजह से आ रहा है। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखने को मिलेगा। सो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहां पे एक एरोप्लेन है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, और जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो यहां पे लग रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें एंगल ऑफ डीप जो है वो 30 डिग्री है। सो वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ईएमएफ में कंट्रीब्यूट करेगा जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा मतलब ये वाला कंपोनेंट आएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो ये भी मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली यहां पे ईएमएफ अपन लिख सकते हैं बी, दैट इज बी का इधर वाला कंपोनेंट, दैट इज बी साइन 30 इंटू एल। एल की वैल्यू 25 है, यहां पे एरोप्लेन का जो लेंथ है वो 25 है, इंटू वी, वी दैट इज 500। सो बी की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू हाफ इंटू 25 इंटू 500। सो तो इसका जो आंसर होगा ये 3.125 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। सो इतना ईएमएफ जो होगा इंड्यूस होगा इसके एंड ऑफ द विंग्स पे। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। सो यहां पे ये चैप्टर का सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम अगले चैप्टर का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यहां पे वीडियो एंड करता हूं मैं। थैंक यू, बाय बाय।